नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से हमला करने की धमकी देने वाले को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25 वर्षीय कामरान अमीन खान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और आरोपी को यूपी एसटीएफ के सुपुर्द कर दिया गया है। एसटीएफ रविवार को उसे स्थानीय कोर्ट में हाजिर करेगी और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड मिलने पर लखनऊ लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25 वर्षीय आरोपी कामरान अमीन खान ने पूछताछ में धमकी देने का आरोप स्वीकार किया है। इसके बाद काला चौकी पुलिस ने आरोपी को यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया। बृहस्पतिवार को यूपी पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जिस नंबर से ये धमकी दी गई थी, उस नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गोमती नगर थाने में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद यूपी एसटीएफ लखनऊ की टीम मुंबई रवाना हुई। शनिवार देर रात मुंबई पुलिस की ओर से बताया गया कि गुप्त सूचना और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस चूना भट्टी की एक कॉलोनी से आरोपी को धर दबोचा है। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ उसे स्थानीय कोर्ट में हाजिर करेगी और ट्रांजिट रिमांड मिलने पर आरोपी को लखनऊ लाया जाएगा। यूपी के कौशाम्बी जनपद के विभिन्न यमुना घाटों से ओवरलोड मोरंग का परिवहन करने वाले ट्रैक्टर, ट्रक और डंपर के खिलाफ उत्तर प्रदेश संभागीय परिवहन अधिकारी और खनन अधिकारी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 दिनों में 90 ओवरलोड मोरंग लदे वाहनों को सीज किया है। जिले के मंझनपुर कोतवाली इलाके में की गई कार्रवाई के बाद जिला पंचायत गेट से लेकर कलेक्ट्रेट मोड़ तक लगभग 500 मीटर तक बालू लदे वाहनों की कतार लगी हुई है। खनन विभाग के मुताबिक सीज किए गए ओवरलोड मोरंग लदे वाहन संचालकों से लगभग 25 लाख रुपए जुर्माने की रकम वसूल की जाएगी। कौशाम्बी जिला प्रशासन को पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि यमुना के विभिन्न घाटों से निकलने वाली बालू मोरंग की ओवरलोडिंग की जा रही है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर उप संभागीय परिवहन अधिकारी शंकर जी सिंह व खनन अधिकारी आरपी सिंह ने अपने अधीनस्थों के साथ मंझनपुर कोतवाली इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए 3 दिन के अंदर 90 ओवरलोडिंग मोरंग बालू से लदे ट्रैक्टर, ट्रक और डंपर को सीज किया है। ताबड़तोड़ की गई इस कार्रवाई से ओवरलोड बालू वाहनों का संचालन करने वालों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के बाद सीज किए गए सभी वाहनों को मंझनपुर कोतवाली में ले जाकर खड़ा कर दिया गया है। हालात ये हैं कि जिला पंचायत गेट के सामने से कलेक्ट्रेट मोड़ तक लगभग 500 मीटर दूरी तक सीज किए गए वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। सड़क की एक लाइन पूरी तरह से ओवरलोड बालू के सीज किए गए वाहनों से भर गए हैं। खनन अधिकारी आरपी सिंह के मुताबिक अब तक की गई कार्रवाई में 90 वाहनों को सीज किया गया है। इन वाहन संचालकों से लगभग 25 लाख रुपए जुर्माने की रकम वसूल की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ओवरलोड मोरंग बालू लदे वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जनपद कौशाम्बी में मई माह में लगभग 90 गाड़ी खनन विभाग के द्वारा बंद किया गया है, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है और लगातार इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी डीएम साहब के निर्देशानुसार। शनिवार तक 1423 प्रवासी मजदूर संक्रमित पाए जा चुके हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों में 228 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। यूपी में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जौनपुर में सबसे ज्यादा 32 कोरोना संक्रमित मरीज शनिवार को पाए गए। शनिवार को कोरोना से फिरोजाबाद, अलीगढ़ और बुलंदशहर में एक मौतें हुई। इस प्रकार प्रदेश में अब तक 155 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा 33 मौतें आगरा में हुई है। देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1.25 लाख के पार हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान 6,600 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा प्रवासी मजदूरों के आने से तेजी से बढ़ा है। आपको बता दें कि देश में इस समय 1.25 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के लिए भी चिंता का विषय है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। हरदोई जनपद की लोनार कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा भैलामऊ में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलते रहे। उसी बीच एक पक्ष ने फायर झोंक दिया। फायर दूसरे पक्ष के युवक के माथे पर जा लगा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही हरदोई लोनार पुलिस के साथ साथ अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में लिया। हरदोई के ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे को लेकर जमकर लाठी डंडे और गोलियां चली, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की जानकारी होने पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। एसपी हरदोई अमित कुमार ने बताया कि दो पक्षों के बीच ग्राम सभा की जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद एक युवक ने फायर कर दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और लाठी डंडों से कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की छानबीन में पुलिस टीमें बनाकर जांच की जा रही हैं। जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब में भैलामऊ गांव, जो कि थाना लोनार में पड़ता है, यहाँ दो पक्ष हैं। एक नरेंद्र नाम के व्यक्ति का पक्ष है, एक मटरू नाम के व्यक्ति का पक्ष है। दोनों ही जाति के ठाकुर जाति से संबंधित है। दोनों के बीच में ही जो ग्राम समाज की ज़मीन है उसको कब्जे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर लाठी डंडा चलाया और फायरिंग भी की। दोनों तरफ से कुछ व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। दोनों ही पक्षों के द्वारा अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। पुलिस मौके पर है और जो भी अभियुक्त इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अग्रिम विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों की रोजाना उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष को रोजाना आना होगा। कार्यालय आने वाले कर्मचारी 3 पालियों में आएंगे। मुख्य सचिव ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए 17 अप्रैल को सभी विभागों को कार्यालय खोलने के निर्देश दिए गए थे। इसमें प्रमुखों की उपस्थिति के साथ साथ 33% कर्मचारियों को भी ऑफिस बुलाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब 50% कर्मचारी ऑफिस आएंगे। इसके लिए रोस्टर बनाया गया है। रोस्टर के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी एक दिन छोड़कर ऑफिस आएगा। कार्यालय आने वाले कर्मचारी 3 पारियों में कार्यालय आएंगे। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक और सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक कर्मचारी ड्यूटी करेंगे। इस दौरान कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य मानकों का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। प्रत्येक कर्मचारी को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में अब 30 नहीं बल्कि 50% कर्मचारी काम पर आएंगे। ये आदेश दे दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी 3 शिफ्ट में अपना काम करेंगे। पहली शिफ्ट 9 बजे से, दूसरी 10 बजे से और तीसरी शिफ्ट 11 बजे से होगी। सभी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का भी उपयोग करना होगा। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। टिड्डियों के हमले से मुकाबले को योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बॉर्डर के जिलों में प्रशासन और किसानों को सतर्क करने के साथ टिड्डियों के सफाई के लिए पेस्टिसाइड से लैस फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि विभाग और प्रशासन के अफसरों को युद्ध स्तर पर तैयारी को कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिड्डियों के हमले से निपटने को बॉर्डर के जिलों को अतिरिक्त बजट का भी निर्देश दिया है। हालात पर नजर रखने के लिए राजधानी लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। यूपी के झांसी में टिड्डियों का एक दल पहुंचने और उनके अन्य जिलों में बढ़ने की आशंका ने यूपी सरकार के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। टिड्डी के प्रकोप को देखते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अफसरों के साथ मामले की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री ने हमले की आशंका वाले जिलों में विशेषज्ञों की टीम तैनात करने के लिए कहा है। जिलाधिकारियों और कृषि विभाग के अफसरों को बचाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। टिड्डी से बचाव के लिए प्रबंधन अधिनियम के तहत खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार पर टिड्डी नियंत्रण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। प्रदेश एवं जिला मुख्यालयों पर टिड्डी नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी टास्क फोर्स कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत विभिन्न माध्यमों से टिड्डियों की रोकथाम के निर्देश जारी किए गए हैं। ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, इटावा, कानपुर देहात, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मथुरा वृंदावन में तथाकथित कथावाचकों द्वारा व्यासपीठ पर आसीन होकर नमाज अदा करने के समय भागवत विश्राम बंद करके अल्लाह को प्रणाम एवं अल्लाह मौला की बात करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद धर्मनगरी वृंदावन के संत और धर्माचार्यों में आक्रोश व्याप्त है। काशी विद्युत परिषद एवं वृंदावन के धर्माचार्यों द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन कुटी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित जनों ने इस गंभीर मसले पर जल्दी आयोजित होने वाली काशी विद्युत परिषद एवं अखाड़ा परिषद की
बैठक में विचार विमर्श करने की बात कही। साथ ही ऐसे तथाकथित कथावाचकों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में काशी विद्वत परिषद के वृंदावन प्रभारी काश्रिक नागेंद्र महाराज ने जानकारी दी। जी महाराज बताइए। आज काशी विद्वत परिषद और वृंदावन के संत धर्माचार्यों की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि व्यासपीठ पर से जो लोग तथाकथित कथावाचक और कथावाचिकाएँ आला मौली और नमाज के पाठ पढ़ा रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए काशी विद्वत परिषद से और अखाड़ा परिषद की समन्वय बैठक, एक बृहद बैठक होने जा रही है। उसी संदर्भ में यहाँ एक मीटिंग की गई है, जिसमें के आदरणीय राष्ट्रपति जी महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और सर्वोच्च न्यायाधीश जी को पत्राचार करके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने के निर्देशित किए जाएं, इस विषय पर यहाँ मीटिंग रखी गई है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है ये, इस तरह से व्यासपीठ सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ है, इस तरह से मौला अली के कीर्तन कराना, इस तरह से, तो यही मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने कहा है कि हमारी आवाज पर बसों की व्यवस्था हुई। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर ही जिम्मेदार हैं। जब प्रवासी मजदूरों की आड़ में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर घिनौनी राजनीति शुरू की, तब मुझे बोलना पड़ा कि आज पूरे देश में प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा है, उसके लिए जितनी बीजेपी जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बीएसपी के बारे में ये तक कहने लगी है कि बीएसपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव करने वाली है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। हमारी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाली है। क्षेत्रों में लगे लोग दुखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुखी हैं वो प्रवासी मजदूर लोग हैं। जो सबसे ज्यादा दुखी हैं वो प्रवासी मजदूर लोग हैं। और जो प्रवासी मजदूर लोग हैं, तो ये क्यों ज़्यादा दुखी हैं? क्योंकि इस बीमारी में जो केंद्र और राज्यों की सरकारों को इनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए था, जिनकी करोड़ों में तादाद है पूरे देश में, तो इसकी तरफ ना केंद्र ने बराबर ध्यान दिया, ना राज्यों की सरकारों ने। और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तो जब ये लोग भूखे मरने लगे और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी जहां ये लोग काम करते थे। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद राज्य में कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल में मरीज द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल इस आदेश को वापस ले लिया गया है, लेकिन इस आदेश ने एक बार फिर से सरकार की किरकिरी कराई है। इस आदेश पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर मोबाइल से कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो पूरे देश में मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक लगानी चाहिए। सरकार में बैठे अधिकारी रोज नए लेटर जारी कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं सरकार की फजीहत हो रही है। अब महानिदेशक चिकित्सा का एक लेटर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कोरोना मरीजों को मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं और कहा है इससे कोरोना का संक्रमण फैलता है। जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर कोरोना का संक्रमण मोबाइल से फैल रहा है तो तत्काल पूरे देश में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी ने सरकार की फजीहत करा दी। दरअसल इस अधिकारी ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कोरोना फैलता है। अधिकारी के आदेश के बाद सोशल मीडिया पर उनका लेटर वायरल हो गया, जिसके बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अस्पताल का सच सामने न आए, इसके लिए ऐसा फरमान जारी किया गया है। जैसे ही ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, चारों ओर सरकार की किरकिरी होने लगी। उसके बाद आनन फानन में अधिकारियों को दूसरा पत्र जारी करना पड़ा। फिलहाल सरकार की किरकिरी कराने के बाद कोरोना मरीजों द्वारा मोबाइल इस्तेमाल पर लगी रोक को हटाते हुए दूसरा आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से अधिकारियों की अदूरदर्शिता ने सरकार की फजीहत करा दी। कोरोना संक्रमित मरीज द्वारा अस्पताल में मोबाइल का इस्तेमाल न करने को लेकर सरकार की फजीहत अब तक हो चुकी थी।
जिसके बाद आनन फानन में फिर एक फैसला लिया गया, जिसमें आदेश जारी करके ये कहा गया कि कोरोना संक्रमित मरीज हॉस्पिटल में मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तब तक पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने सरकार की फजीहत करा दी थी। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने ईद को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ईद का त्योहार अपने घरों में रहकर मनाएं, ना किसी के घर जाएं और ना ही लोगों से गले मिलें। इस मामले में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि ईद में होने वाले खर्चे का 50% हिस्सा गरीबों में खर्च किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, जिससे कोरोना जंग को जीता जा सके। ईद को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि आम आवाम घर पर ही रहकर ईद की नमाज अदा करे। ईद के 50% बजट को गरीबों और जरूरतमंदों से गरीब और जरूरतमंदों की मदद की जाए, न किसी के गले मिले और न ही किसी के घर जाएं। ईद में घर पर रहें और परिवार के साथ खुशियां मनाएं, जिससे कि कोरोना को जल्द हराया जा सके। तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने आवाम से यही अपील की है कि इस ईद उल फितर के मौके पर भी सभी लोग लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन पर अमल करते हुए घर में ही रहें, घर में ही ईद मनाएं। और जो 4-5 लोग मस्जिदों में रहते हैं, खाली वही मस्जिद में ईद की नमाज अदा करें। बाकी जिस भी घर में 4 मर्द हजरात हों तो वो ईद की नमाज जमात के साथ घर पे अदा करें। और जहाँ ऐसा ना हो वहाँ पर लोग चाश्त की नमाज अपने घर पर अलग अलग अदा कर लें। और जिसका भी जो भी ईद का बजट है उसका 50% गरीब गुरबा में ज़रूर तकसीम करें और ना किसी के गले मिलें, ना किसी से हाथ मिलाएं, बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए से और मोबाइल के ज़रिए से ही ईद की सबको मुबारकबाद दें। घर पर रहें, घर पर ही सिवैयाँ खाएं, घर पर ही खुशियाँ मनाएं, जिससे कि इस बीमारी का हम सब लोग मिल करके कामयाबी के साथ मुकाबला कर सकें। हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक पुलिस कांस्टेबल सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कार में सवार एक दरोगा और महिला कांस्टेबल सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस टीम की बुलेरो एक कार से टकरा गई, जिसमें एक कांस्टेबल, एक चालक और एक अपहरणकर्ता की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक दरोगा, महिला कांस्टेबल, एक लड़की जिसका अपहरण हुआ था गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के मुताबिक अपहरण के केस में लखीमपुर खीरी से पुलिस की एक टीम गाजियाबाद गई थी। गाजियाबाद से लौटते वक्त ये हादसा हुआ। पुलिस की टीम ने अपहरण की गई लड़की को छुड़ाकर और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर वापस लखीमपुर खीरी लेकर लौट रही थी। घटना सिंभावली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर हुई। करीब 7-8 लोग आ रही थी और ये जो है ये डिवाइडर क्रॉस करके टकरा। ये है एक तो यूपी 31 है, ये है ये दीवान जी तो बिल्कुल ज़्यादा ही उसमें थे, ज़्यादा ही वो थे। और दरोगा जी जो है कुछ थोड़ा उन्हें सरकारी अस्पताल सिंभावली। तो देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।